इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब ग़ज़वा-ए हिंद होना है ना तो इंशाल्लाह सबसे पहली सफ में जाएंगे, हम लड़ेंगे और इनसे 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा। इंडिया का नाम सुनते पहली चीज दिमाग में क्या आती है? हमारे दिल में उनके लिए नफरत पैदा होती है, क्योंकि वो हम तो अपने रब को रब मानते हैं और वो जो है बुतों को अपना रब मानते हैं। और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है हमारे मामलात। मैंने कहा कि मसाइल आप जानते हैं, आप हमें $1 अरब और दे दें। मुझे बड़ी मुझे आई फील वेरी एम्बैरेस्ड। दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोर। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपना झंडा जो है बदल के ऐसा कर लेना चाहिए, और सिमिलर भी दिखता है। आप अगर देखें तो कटोरे का शेप और उसमें जो सिक्का है सिमिलर भी नहीं है। आप आगे के 10 साल तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसी स्थिति में रहेगा। निंदा वस्तुओं के इंपोर्ट करने के लिए मात्र 1 महीने के लिए पैसा बचा हुआ है, और यही कारण है कि ये लोग भीख मांग रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं कि भाई $1 बिलियन दे दो। अब भारत में $1 बिलियन वाली कई कंपनियां हैं और शायद हर एक सप्ताह एक यूनिकॉर्न आता है, इस तरह का है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी भिखमंगाई की मतलब इनकी औकात क्या है। ये लोग जो एक हाथ में बम लेकर घूमते रहते हैं कि हम जो है भारत को दिखा देंगे। फला कश्मीर चाहिए इन्हें, रोटी मिल नहीं रही है इनको और इनको चाहिए कश्मीर। बोल रहे हैं कि हम 3 युद्ध हमने लड़े और हारे हैं। तो शाहबाज जी, आपने 4 युद्ध लड़े और सुअरों की तरह हारे हैं आप। मतलब सुअर जो किकियाता नहीं है वैसे करके आप हारे, और इस बात को स्वीकारिए। भारत को चुपचाप, सर्दी बहुत है, हाथ ऐसे मोड़ करके बैठना चाहिए और चिल्ड आउट रहना चाहिए कि भाई नहीं, हमें तो उधर देखना भी नहीं, हमें सिर्फ मजे लेना। ट्विटर पे वीडियो देखेंगे, चिल्ड आउट रहेंगे, पॉपकॉर्न मस्त खाएंगे। अभी सर्दी है, बढ़िया बढ़िया एपेटाइजर और स्नैक्स लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, जितना शेयर कर सकते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना चाहते हैं करते रहें। आइए आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के डिप्लीटिंग इकोनॉमी की, और किस तरह से उनके सड़कों पर रोटी को लेकर जो मार मची हुई है, लोग मर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनके प्राइम मिनिस्टर जो है, इनके फॉरेन मिनिस्टर जो है, ये विदेशों में जाकर कटोरा लेकर न सिर्फ भीख मांग रहे हैं बल्कि ये कह भी रहे हैं, जो आपने इनका पीएम का वीडियो देखा होगा, कि ये बोल रहे हैं कि एक हाथ में तो हमारे पास एटम बम है, न्यूक्लियर पावर है हम, और दूसरे हाथ में हम जो है कटोरा लेकर बौख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। और उसी संदर्भ में उन्होंने बोला कि अच्छा भी नहीं लगता और लोगों को शायद पता भी चल जाता है कि पाकिस्तान का पीएम आया है तो ये कुछ मांगने ही आया होगा। इन्हीं सब मुद्दों पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, और इसी चर्चा में जो अभी आजकल 2 दिनों से भारतीय मीडिया में जो छाया हुआ है, उनका एक बयान कि हम जो है युद्धों से थक चुके हैं, और युद्ध से जो 3 युद्ध हम लोग मतलब हारे हैं, ये नहीं स्वीकारा। इन्होंने स्वीकारा है कि हम लड़े हैं 3 युद्ध, और उसके कारण जो है दोनों तरफ की जनता को भूखमरी, बेरोजगारी। अब अपने बारे में बोल लो भाई, भारत की जनता में भूखमरी, बेरोजगारी उस तरह से नहीं आई जो तुम्हारे हिस्से में अभी आई है, और ये तुम भी जानते हो कि क्यों आई है, कैसे आई है। एक एक करके हम इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कि प्राइम मिनिस्टर की जो ये अपील है, जो ये यूएई में एक चैनल को साक्षात्कार देते वक्त बोल रहे थे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो एक बड़े भाई की भूमिका निभा सकता है, पाकिस्तान का बड़ा भाई रहा। मतलब अब ये किसी को भी गधे को बाप कहने के लिए तैयार है। अभी तक तो ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता था पाकिस्तान, और तुर्की भी बीच बीच में, तुर्की की भी हालत अच्छी है नहीं। और ये पाकिस्तान जो है, यहाँ पर पिछले वर्ष जो बाढ़ आए हैं, और भगवान करे कि इस वर्ष भी आए, तब इनको पता चलेगा कि ये जो क्रिकेट मैच में एक क्रिकेट मैच जीत जाते हैं तो इन्हें लगता है कि काफिरों के ऊपर इस्लाम की जीत है। तो उसी इस्लाम के जो ये रहनुमा बने फिरते हैं और उसी इस्लामिक वर्ल्ड का जो लीडर बनने की चाहत रखते हैं, उसके पास जब इस तरह का फ्लड आता है जिससे मात्र 30 बिलियन की तबाही होती है, और वो पूरा राष्ट्र जो है घुटने टेक देता है, वहाँ टमाटर के लिए किल्लत मची हुई है, वहाँ रोटी के लिए किल्लत मची हुई है, तो उसी में जाके अपने भीख मंगाई का कटोरा लेके जब ये
शहबाज शरीफ वहाँ पे गया तो वहाँ पे वो बोल रहा था गधे को बाप बनाते हुए कि आप लोग जो है मेडिटेट कर सकते हैं और भारत के साथ जो है हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, एकदम हम सीरियस होकर गंभीरता से भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं उनके साथ हम बैठकर चर्चा करना चाहते हैं। ये किया उन्होंने। इंडिया में देखिए कि कैसे मूर्खों की तरह हमारी जो कंट्री की मीडिया है वो पाकिस्तान का नैरेटिव और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव साइड आप कह सकते हैं कि उसको पुश कर रहे हैं, क्योंकि उसी नैरेटिव मतलब उसी स्पीच में, उसी इंटरव्यू में पाकिस्तानी पीएम ने यह भी कहा है कि हम जो है चाहते हैं कि भारत अपने माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम्स के साथ जो कर रहा है अपने राष्ट्र में, जो एक फेक नैरेटिव चला हुआ है उसको रोके, स्थिति जो है अच्छी बहाल करे, तब जाकर एक बनेगा कि वो भी सीरियस हैं और तब हम बात करेंगे। तो वो लंबा सा है उनका इंटरव्यू भारत को लेकर के, लेकिन उसमें से भारतीय मीडिया ने उन्हीं शब्दों को उठाया जो वेस्टर्न मीडिया या जो इस्लामिक मीडिया है वहाँ की, वो आपको पुश करना चाहती है कि नहीं, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम एकदम सीरियस होकर हम शांति के प्रस्ताव पर और शांति के लिए हम बात करने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान ने अपना लेसन जो है वो सीख लिया, उसे सीख मिल गई है कि युद्ध से कुछ नहीं होने वाला। तो इस तरह से भारतीय मीडिया में क्या ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि पाकिस्तान जो एकदम वो घुटनों पर आ गया है और वो रहम की भीख मांगता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगले ही दिन ट्वीट के माध्यम से पाकिस्तान के पीएमओ ने क्लैरिफिकेशन दे दी कि नहीं भाई, कश्मीर में जो भी हुआ है, जो 2019 में 370 हटता है, तो बोला कि उसके एब्रोगेशन को जब तक रिवर्स नहीं किया जाएगा, कश्मीर में जो मुसलमानों के साथ आर्मी कर रही है उस पर जब तक रोक नहीं लगती है और पूरे भारत में मुसलमानों के साथ जो भारतीय सरकार कर रही है उस पर नहीं रोक लगती है, सामाजिक सद्भाव नहीं आता है, तब तक हम किसी भी मुद्दे पर भारत से बात नहीं करेंगे। तो आप देखिए कि कैसे इन्होंने, अभी चूंकि ये इलेक्शन का साल है, वहाँ पे अक्टूबर में इलेक्शन होने वाले हैं और हो सकता है कि अर्ली इलेक्शन भी हो जाए जो वहाँ पाकिस्तान में स्थिति बनी हुई है। तो एक तरफ जो है ये वर्ल्ड मीडिया को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम देखिए हम शांति चाहते हैं, और दूसरी तरफ जो ही अपने देश में जाते हैं तो वहाँ तो पूरा का पूरा इनकी पॉलिटिक्स ही एंटी इंडिया, उसी हेटरेट पर, उसी घृणा पे चलती है। तो वहाँ जाते ही ये पूरा फिर से कश्मीर और फलाना ढिमका पे आ गए। और यूएई के साथ जो जॉइंट डायलॉग रिलीज हुआ उसमें कश्मीर शब्द का जिक्र तक नहीं था। तो पता चलता है कि ये वैश्विक मीडिया में, वर्ल्ड मीडिया में क्या पोस्चरिंग करना चाहते हैं और फिर जो इधर पाकिस्तान में वो क्या दिखाना चाहते हैं। और मूर्खों की तरह भारतीय मीडिया जो है वो दो वाक्य को लेकर कि हमने इतने युद्धों के बाद अपना लेसन जो है हमें सीख मिल गई है कि इन सबसे कुछ नहीं, बर्बादी ही सिर्फ आती है, इसलिए हम जो है अब सीरियस होकर बात करने को तैयार हैं। और इस पे क्या होगा कि ये जो इलेक्शन वाला साल है इसमें रेटरिक ही चलेगा, मतलब इनके इस स्टेटमेंट का भी कुछ नहीं होना है। इसके इस स्टेटमेंट को लेके भारत में जो लिब्रांडू गिरोह है, वामपंथी हैं, वो ये कहेंगे कि देखो वो जो है अभी तुमसे बात करना चाह रहा है तो भारत क्यों नहीं बात कर रहा है, मोदी को जो है बड़ा भाई बनना चाहिए, मोदी क्यों नहीं कर रहा। और यही लोग हर बार इस पर कि मोदी तो नवाज शरीफ के बेटी के शादी में चला गया, उसको तो शॉल गिफ्ट कर रहा था और उसके साथ तो जहाँ भी जाता है तो बात करता है पाकिस्तानियों के साथ, तो ये क्या बात हो गई, क्रिकेट मैच खाली बंद कर रहे थे, तुम लोग सीरियस नहीं हो, ये बात भी ये लोग उधर से पुश करेंगे। तो उन्हीं को फीड करने के लिए ये सारा का सारा नैरेटिव जो है गढ़ा गया है। और अभी क्या है ना कि ये जो इलेक्शन का साल है ये इतना, एक तरह से आप कह सकते हैं भारत का भी इलेक्शन 2024 में होने वाला है, तो अभी जिस तरह से रेटरिक होने वाला है, यहाँ पे तो इन्होंने कुछ भी बोल दिया, लेकिन जिस डेस्परेशन में ये लोग हैं, पाकिस्तान है, चाहे इमरान खान की पार्टी जीते अगले चुनाव जो हों, या फिर शहबाज शरीफ जीते और नवाज शरीफ वापस आए, या यही व्यक्ति जो है कंटिन्यू करे पीएम के तौर पे, होने वाला कुछ नहीं है। पाकिस्तान की पॉलिसी में कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी में भारत को लेकर आज तक कोई भी बदलाव आया नहीं। इन्होंने केवल और केवल धोखेबाजी ही की है। अब जो ये पाकिस्तान भीतर से फट रहा है, इम्प्लोड कर रहा है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि अभी ये इस तरह के स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं, वो तो आपने देख लिया और आपकी भी मतलब क्षमता है सोचने समझने की, तो आप भी जानते हैं कि
समय पड़ने पर ये लोग कहीं से भी, अभी इनका फॉरेक्स रिजर्व जो है 4.3 बिलियन हो गया। अब फॉरेक्स रिजर्व क्यों क्रिटिकल होता है वो थोड़ा सा समझ लीजिए कि कोई भी राष्ट्र जब कुछ इंपोर्ट करता है, खरीदता है, तो अनलेस आपका दो राष्ट्रों के बीच आपकी ही करेंसी में समझौता नहीं हो रखा है, जैसे भारत को अब रूस से कुछ लेना है और हर तरह के मतलब बैंकिंग सिस्टम पे, फिनेंशियल सिस्टम पे यूरोप और यूएस ने बैन लगा रखा है, तो भारत क्या कर रहा है, रूपी रूबल ट्रेड कर रहा है कि हम आपको जो एक्सचेंज रेट रहेगा हम आपको रूपी देंगे और आप हमें रूबल में, अगर इंपोर्ट हो और एक्सपोर्ट हो तब में। तो ये होता है। फॉरेक्स रिजर्व इसलिए क्रिटिकल होता है कि डॉलर जो है इंटरनेशनल करेंसी बना दी गई है और अभी की परिस्थिति यही है कि ये कंटिन्यू कर रही है और उसी में ट्रेड होता है। किसी राष्ट्र के पास अगर डॉलर नहीं है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, तो उसे जो बाहर से चीज़ें खरीदनी है, मान लीजिए कोरिया से कुछ खरीदना है या यूएस से कुछ खरीदना है या टर्की से लेना है, किसी से भी लेना है, उसको पेमेंट डॉलर में ही होती है। अभी पाकिस्तान की स्थिति ये है कि उसके पोर्ट्स पर, बंदरगाहों पर लगे हुए हैं, कंटेनर शिप पर रखे हुए हैं व्हीट के, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। जब तक वो पे नहीं करेगा तो कंटेनर तो इधर आएगा नहीं। और इसके कारण भी, मतलब ये एक कारण है कि यहाँ व्हीट की क्राइसिस क्यों है। यूक्रेन वाला जो मामला है उसके कारण फूड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो वो एक अलग मसला हो जाता है। इनके यहाँ 1/3 ऑफ पाकिस्तान में जो बाढ़ आए थे पिछले वर्ष की गर्मियों में, तो उसके कारण इनका अपना जो प्रोडक्शन है वो भी उस तरह से नहीं हो पाया। तो बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर पाकिस्तान की स्थिति यह है कि इसके पास लिमिटेड इंपोर्ट्स, मतलब ये नहीं जितना इंपोर्ट ये कर रहा था वो भी नहीं, लिमिटेड चुनिंदा वस्तुओं के इंपोर्ट करने के लिए मात्र 1 महीने के लिए पैसा बचा हुआ है। और यही कारण है कि ये लोग भीख मांग रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं कि भाई $1 बिलियन दे दो। अब भारत में $1 बिलियन वाली कई कंपनियां हैं और शायद हर एक सप्ताह एक यूनिकॉर्न आता है, इस तरह का है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी भिखमंगाई की, मतलब इनकी औकात क्या है। ये लोग जो एक हाथ में बम लेकर घूमते रहते हैं कि हम जो है भारत को दिखा देंगे, फला कश्मीर चाहिए इन्हें, रोटी मिल नहीं रही है इनको और इनको चाहिए कश्मीर। अभी स्थिति ये है कि 2025 तक, मतलब अगले 3 वर्षों में इस देश को $73 बिलियन कर्ज चुकाना है। $73 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए नहीं है। भारत के कई उद्योगपति हैं जिनके पास इतना तो चेंज में छुट्टा मतलब रखा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की यही हालत है। और ये चुकाएगा कैसे, जब इसका मतलब पाकिस्तान की अगर अर्थव्यवस्था को आप स्टडी करेंगे, आज से नहीं पिछले 20-30 वर्षों से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि ये लोग जितना प्रोड्यूस नहीं करते हैं उससे अधिक कंज्यूम करते हैं। और गरीबी जो है सर्वव्याप्त है, बहुत भयानक गरीबी है। और किसी तरह से भारत के विरोध में और हिंदुओं के विरोध में रटरिक चला के, उल्टे सीधे विश्वमन करके, घटिया घटिया बातें बोलकर ये लोग जो है इलेक्शन जीतते हैं और आम जनता जो है वहाँ की स्थिति नहीं बदलती। और आम जनता का भी आपने वीडियो देखा होगा कि वहाँ पे भी ये लोग किस तरह से हमेशा वही कि नहीं भारत से हम बात नहीं करेंगे, वो काफिरों का देश है। हमारे प्रॉफिट साहब ने कह रखा है कि भाई काफिरों से बात करना सबसे बेकार चीज़ होती है, तो हम मर जाएंगे लेकिन काफिर। तो ये जो भांग पिलाई गई है इसकी जनता को, तो उसी भांग के सेवन से पीढ़ी दर पीढ़ी इनके डीएनए में जो एक ऑल्ट्रेशन आ गया, जो मिक्सिंग हो गई इनके डीएनए में कि आप जो है भारत और हिंदुओं से घृणा करते रहो, चाहे इसके लिए जान ही क्यों न चली जाए। ये अभी देखिए, आपने एक वीडियो देखा होगा कि उसकी आंखें जो उबल कर बाहर आ रही हैं, वो जो इसका बिलावल है फॉरेन मिनिस्टर, और लग रहा है कि पीछे में पकड़ के इसके नितंबों पे कोई सुताई कर रहा है, बोल रहा है कि और तुम बोलो माइक में, ऐसे घुस करके वो बोल रहा है कि हम जो है इंशाल्लाह हम जो है 9 बिलियन का प्लेज करवाने में सफल रहे। और मतलब भीख मांगने को बिलावल भुट्टो जो है वो एक अचीवमेंट की तरह दिखा रहा है कि मुझे भीख मिल गई, ऐसे करके दिखा रहा है। पूरा अंग्रेज़ी में, मतलब फर्जी का एक्सेंट लेके अंग्रेज़ी में बोले जा रहा है कि भाई हमने तो जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा हमें भीख मिल गई। तो भाई आप उस स्टेशन पे जाओगे जहाँ भीड़ अधिक होती है, तो यूएन में चले गए थे तुम भीख मांगने, तो वहाँ पे तो मिलेगी, और भीख तुम्हें मिली भी नहीं, वो प्लेज किया गया है। प्लेज भी क्या किया गया है कि तुम्हें जो है
अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ पैसा कुछ देश लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें हार्ड कैश दिया जा रहा है कि तुम्हारा फॉरेक्स जो है बूस्टअप हो जाएगा और तुम्हारा देश जो है चलने लगेगा। ऐसी स्थिति में जब 73 बिलियन इसको चुकाना है तो आज के भी डेट में ये 1 बिलियन यहाँ से, 2 बिलियन यहाँ से, यूएई से 4 बिलियन ले लेना है, ऐसे करके ये किसी तरह जो है अपना चला रहा है। $1-1 बिलियन के लिए ये भीख मांगता फिर रहा है। और ये स्थिति इसकी हुई कैसे? 2 कारण है। एक तो फ्लड आया, उससे मतलब 30 बिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर का और बाकी चीज़ का नुकसान तो हुआ ही। उसमें भी अभी कहा जा रहा है कि 90,000 लोग जो है डिस्प्लेस्ड हैं, ओपन स्काइज के नीचे सो रहे हैं। उनके पास न खाने का ढंग का कुछ है, न सोने के लिए है, कुछ भी नहीं है। और सर्दी अभी आप देख ही रहे हैं किस तरह की पड़ रही है। और उधर तो और भी हिमालयन क्षेत्र है तो उधर ज़्यादा पड़ती होगी सर्दी, मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान में। अब ये लोग वहाँ पे एक तो $30 बिलियन तो ऐसे गया, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए चाहिए उनको। अभी तो क्या है कि प्रोडक्शन भी इनका एक कॉटन का प्रोडक्शन होता था और वो भी चला गया है एकदम। उसके कारण अधिकतर लोगों को नौकरी जो है कॉटन के प्रोडक्शन से मिलती थी कि रुई कपास की कृषि हो रही है, उसके कारण लोगों का घर चलता था, वो भी चला गया है। इस कारण से और कपल्ड विथ चाइनीज़ डेट जो है, चीन ने पैसा लगाया था इनका CEPC में 53 बिलियन डॉलर। उनका ग्वादर पोर्ट है वहाँ पे, उसको जो है ये डेवलप कर रहे थे और कहा कि इसके कारण से पाकिस्तान की इकॉनमी रिवाइव होगी। चीन इसी तरह का लोभ कई राष्ट्रों को दे चुका है, जिसमें म्यांमार है, बांग्लादेश है और बाकी भी। श्रीलंका को किस तरह से हम्बनतोता पोर्ट था उसको तबाह किया चीन ने। तो ये सारा देखते हुए कि हम पोर्ट बना देंगे, तुम्हारे यहाँ लोग आएंगे। भाई पाकिस्तान में कोई क्यों आएगा? पहला प्रश्न तो ये है। और चाइना का इसी तरह से रहा है कि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ये इजी लोन्स देता है और उसके बाद रिकवर करने के नाम पे फिर वो जो कंट्री है जिसने लिया है वो अनंत काल तक उसके दुष्चक्र में जो है फंसा रह जाता है। तो इस कारण भी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे और ह्यूमन जो है आवर्स इन्होंने लगाए पाकिस्तान ने और उससे इनको मिला कुछ नहीं। वो CEPC जो चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर है, तो ये जो है ये प्रतिफलित नहीं हुआ। वहाँ पे किसी को कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो उससे कुछ हो नहीं रहा है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनका जो ग्वादर पोर्ट है वो एक तरह से अब वॉक ओवर मिल जाएगा। चीन जो है उसको पूरा कंट्रोल करेगा और वो अपना चाहेगा कि हम पैसा वसूलें, पैसा रिकवर करें जितना हम पैसा लगाए। जो कंट्री पूरी की पूरी कंट्री जो है 73 बिलियन के डेट में है और भी ले ही रही है, तो उसको भी पे करना होगा। तो आप सोच सकते हैं कि वो अपने पोर्ट को जो चाइना के साथ इन्होंने बनाया है उससे कैसे कुछ भी कमाने में सक्षम हो पाएगा। पहले तो चीन को तुम्हें देना पड़ेगा। फ्लड्स आए थे और जिस तरह से मैं पहले भी बोल रहा था कि ये लोग जैसे एक क्रिकेट मैच में जीत को भी इस्लाम की जीत काफिरों के ऊपर, उसी तरह भी फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा था तो मोरक्को ने हरा दिया था तो उसमें भी इस्लाम की जीत। और इनके स्टेटमेंट वसीम अकरम हो गया या वक़ार यूनिस हो गया और इसका जो शोएब अख्तर है, ये लोग के स्टेटमेंट याद कीजिए कि इंडिया को इन्होंने एशिया कप में हराया था, तब इनका किस तरह स्टेटमेंट आ रहा था। तो इनका पूरा का पूरा फोकस जो है इसी तरह के मतलब मूर्खताओं में लगा रहता है कि भाई हम एक मैच जीत जाए तो इस्लाम की जीत हो जाती है। अब फिर जब भारत ने हरा दिया तो वो किसकी जीत थी? काफिरों ने जीत लिया। और फिर इस्लाम इतना करते हो तो ये जो आया था बाहर उसको भी तो देखो, वो तो अल्लाह का अजाब ही था ना। और मैं चाहूँगा कि दोबारा से फिर गर्मी आ रही है, फिर जो अल्लाह का कुछ अजाब आए और तब तुम्हें पता चले कि ये तुम्हारे दुष्कर्मों का फल है और उसके कारण तुम जो है इस स्थिति में पहुँचे हो। और भारत को जो है ना मतलब देखते रहना चाहिए, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लगातार इसको बर्बाद होने दो, एक फ्लड और आएगा और तब इनको पता चलेगा कि क्या है नहीं है और कैसे दुनिया चलती है। और कैसे तुम ये बम हाथ में लेके तो बम को पिछवाड़े में डाल लो अब, या बम ही खा जाओ। बम को निकाल के यूरेनियम निकलो, उससे भी कुछ हो सकता है कि लाभ हो जाए। बम जो करते रहते हो कि ये एटम बम हमने दराजों में सजाने के लिए नहीं रखे हैं, देखो क्या कर सकते हो उसको खाओ, उसको पिघला के डॉलर वॉलर बनाओ, देखते हैं क्या होता है।
फूड क्राइसिस जो है अभी, मतलब एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी इनकी, तो भिखमंगाई करके कहीं कहीं से जुटा रहे पैसे। अब फूड की क्राइसिस ऐसी है कि जो बेसिक, सबसे बेसिक चीज़ है फूड का आइटम, गेहूँ, व्हीट, गंदम जिसको ये लोग बोलते हैं। तो एक तो मैं देख रहा था तो लोग बोल रहे थे कि गाजिए गंदम और आलाए आटा या इस तरह का कुछ बोला था कि आटे के लिए, आटे की एक एक बोरी के लिए। आपने वीडियोस देखे होंगे कि किस तरह से लोग भाग रहे हैं ट्रकों के पीछे, लोग लड़ रहे हैं, नालियों में गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं आटे के लिए। ऐसा ही क्राइसिस इनके यहाँ आता रहा है। बोलता पहले होता था कि यूक्रेन इनको व्हीट भेजा करता था, या फिर जब ट्रेड रिलेशंस अच्छे थे तो भारत से जो इस तरह की खाने पीने की चीज़ें, सब्जियां हो गए, फल हो गए, व्हीट हो गया, शुगर हो गया, ये सारी चीज़ें भारत से जाया करती थी। तो अब वो सारा तो बंद है। तो इस कारण से अभी वहाँ पे सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। इन्फ्लेशन जो है हाईएस्ट है इनके एग्जिस्टेंस में आने के बाद। मुद्रास्फीति की दर एकदम, महंगाई सबसे ऊंचे स्तर पे है। इनका डॉलर का वैल्यू जो है वो 222-28 तक पहुंच चुका है। इनफैक्ट बांग्लादेश का टका जो है वो पाकिस्तानी रुपये से अधिक जा रहा है और वो बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखता है। इन्होंने फॉरेक्स को बचाने के लिए या थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए कुछ टुटपुंजिए टाइप के काम किए कि भाई शादियां जहां हो रही है तो महंगी ना हो और उसको जल्दी, मतलब 8 बजे से पहले, 7 बजे से पहले निपटा दो, बिजली अधिक खर्च ना हो। मॉल्स जो है इनको वो बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी उनको बंद कर दिया जाए, उससे बिजली बचेगी, उससे रिसोर्सेज बचेंगे, तो हम लोग जो है कुछ और कर पाएंगे। इंपोर्ट्स को इन्होंने लिमिट किया है कि हम फलां चीज़ें इंपोर्ट नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि एक इनके मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग चाय ना पिएं, क्योंकि चाय जो है हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। तो वही है कि पेट में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, वही हाल है इनका। तो ये स्थिति में ये लोग अपने कर्मों की वजह से पहुँचे हैं। और कर्म मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं वो दार्शनिक वाला और धार्मिक वाला, इनका जो अभी का रहा है कि खाने के लिए कुछ नहीं है और इनको चाहिए कश्मीर, खाने के लिए कुछ नहीं है और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे धमकी दिए फिर रहे हैं कि हम भारत को ये कर देंगे, हम भारत को वो कर देंगे, भारत को अपने माइनॉरिटी पे। खुद तुम्हारे यहाँ माइनॉरिटी पे, हिंदुओं के ऊपर क्या हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस पर भी मैं एक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जो है लेकर आऊँगा कि पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति बहुत अच्छी है नहीं। इसके साथ क्या होता है कि तीसरा कारण, मैं एक इकोनॉमिक क्राइसिस बता रहा हूँ, फूड की क्राइसिस बता रहा हूँ, तीसरा जो है वो है इनका सोशल क्राइसिस जो है, कपल्ड विथ पॉलिटिशियंस किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। इनके यहाँ पे एक जो है एक टेररिस्ट ग्रुप है TTP, पाकिस्तानी तालिबान उसको कहा जाता है। उसने पिछले कुछ वर्षों में, और पिछले 1 वर्ष में 150 अटैक किए हैं, पिछले कुछ वर्षों में 262 टेरर अटैक्स किए हैं, जिसमें 14 फिदाइन हमले थे। और उसके क्लेंजिंग के लिए एक जो पिछला इनका जनरल बाजवा था, उसने पूरा सा एक किया था स्टार्ट कि हम मारेंगे, खोज करके मारेंगे। और उसकी परिणति इसमें हुई कि पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप जो है वो बच्चों के स्कूलों को उड़ाने लगा और जहाँ तहाँ धमाके करने लगा। क्योंकि पहले आप उन्हीं को पाल रहे थे, उनको पैसा दे रहे थे कि वो जो है इधर उधर जाकर भारत के बॉर्डर पे और भारत में जो इन्फिल्ट्रेट करके आए और यहाँ पे बम फोड़े। उसके बाद आपने क्या किया कि उसका फंडिंग भी रोक लिया, और फंडिंग रोकने के साथ अब उन पर जो है आप हवाई हमले भी कर रहे हैं, उनको खोज कर मार भी रहे हैं। तो इनको जो दोनों तीनों तरफ से इनकी जो परेशानी बढ़ा दी इस गवर्नमेंट ने, इस कारण से क्या हुआ कि वो ऑल आउट एकदम से निकल गया और फिर इनको मिल गया अफ़गानिस्तान का साथ। एक तरह से अफ़गानिस्तान में तालिबानी रेजिम आ गई और बॉर्डर लाइन जो है जहाँ से ये तहरीके पाकिस्तानी तालिबान जो है ये ऑपरेट करता है, वो आप ये लोग उधर जाते हैं इधर आते हैं, मतलब पोरस बॉर्डर है वो, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बाउंड्री बनी हुई है और आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो जो ही आर्मी या जो भी है इसके ऊपर ऑपरेशंस करती है तो जाके उधर छुप जाते हैं। और हाल ही में जब ये लोग अफ़गानिस्तान के ऊपर ब्लेम कर रहे थे तो अफ़गानिस्तान वहाँ के तालिबानियों ने एक जो सरेंडर वाला था ढाका वाला 1971 का फ़ोटो पोस्ट कर दिया और बोल दिया कि हम लोग के इधर तो देखना भी मत,
हमको आंख दिखाओगे तो याद रखना कि हम तो मतलब ग्रेवयार्ड फॉर एम्पायर्स हैं, हमारा तो इसी तरह से चल रहा है और हमने तो अमेरिका तक को भगा दिया है, तो तुम किस खेत की मूली हो। तो इस तरह का स्पष्ट रूप से इन्होंने धमकियां दी है। तो तालिबान जो है उधर का रिजीम जो है, जो इनको लगा था कि बाप रे बाप अब तो आ गई इस्लामी रिजीम आ गई, अमेरिका वाले चले गए, अब हम पता नहीं क्या दुनिया जीत लेंगे, तो वो भी इनकी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहा है, उल्टा धमका रहा है कि औकात में रहो, क्योंकि उनका जो एक बॉर्डर है वो जो है वो डिस्प्यूटेड है, उसको पश्तू ट्राइब जो है वो उस पर बसी हुई है, डूरन लाइन शायद कहते हैं, तो उस पे जो है वो लोग क्लेम करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हम लेंगे। और इस कारण से पाकिस्तान को अब पाकिस्तानी तालिबान और अफगानिस्तान तालिबान दोनों से वो लगातार एक तरह से विरोध मिल रहा है और फिर टेरर अटैक जो है वो रुकने का नाम अभी तक नहीं ले रहे हैं। पूरे राष्ट्र में आप देखेंगे तरह तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हाल ही में पुलिस जो है पुलिस को अरेस्ट कर रही थी। आपको एक तहरीक लब्बैक वाला इशू याद होगा कि उसने अपने नेता को छुड़ाने के लिए किस तरह से, उस वक्त तो उनके आर्मी में भी जो तहरीक लब्बैक के जो भी सपोर्टर थे वो तो आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल भी उनके विरोध में, अपने इंस्टीट्यूशन के विरोध में, और पुलिस के लोग भी इंस्टीट्यूशन के विरोध में, और सड़कों पे हंगामे हो रहे थे और कई जगहों पे वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, लोग मारे गए। तो एक जो है कि इन्होंने जिस तरह का रेडिकलिज्म जो है दूसरे देशों में, ये जो इनका चल रहा था ना, जो हमारे यहाँ का मौलाना साद कर रहा था तबलीगी जमात, तो ये जो रेडिकल मूवमेंट है वो उनके समाज में इन्होंने सोचा था कि हम इसका प्रचार प्रसार दुनिया में करेंगे और फिर इस्लामिक जो है एक वो गजवाए हिंद टाइप का कुछ निकल के आएगा, तो वो बैकफायर कर रहा है। और इनके यहाँ के रेडिकलिज्म अब जो है, ये जो मॉडर्न बनना चाह रहे थे, एक आउटलुक लेके चल रहा था कि हम जो है वेस्टर्न बनेंगे और हमारे यहाँ ये होगा, तो वो लोग उधर जाने नहीं दे रहे हैं। अपने राष्ट्र को ये लोग खींच रहे हैं, नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह पे मारकाट मची हुई है। तो एक डिस्टेबल पॉलिटिकल लीडरशिप है, क्योंकि ये जानती नहीं है कब तक रहेगी। अब चुनाव आने वाले हैं, किस तरह से आर्मी जो है कंट्रोल कर रही थी अभी तक, तो एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और पॉलिटिकली ये स्टेबल हो भी जाए तो भी पॉलिसी मैटर्स पे इनको इतना फंडामेंटल चेंज लाने की आवश्यकता है कि ये बिना उन बिंदुओं पर चर्चा किए हुए, फंडामेंटली उसमें बदलाव किए हुए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है सुधरती नहीं दिखती। अर्थव्यवस्था में क्राइसिस आ ही रही है, फूड की क्राइसिस है ही, और अगर एक और बाढ़ आ जाती है तो इनके पास मतलब वही है कि भीतर से इम्प्लोड करने के अलावा और कोई चारा दिखेगा नहीं। इन सब के बावजूद अब ये लोग जो है एक न्यूक्लियर बॉम्ब का थ्रेट देते रहते हैं, और क्योंकि वो चलता है। आप देखें कि भारत में भी इनके जो भी पाकिस्तानी पैनलिस्ट आते हैं, या फिर पाकिस्तानी यूट्यूब पे आप चले जाएं और वहाँ पे जो इनके न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स के क्लिप्स आते हैं, उसमें भारत को लेके आपको, हाँ अभी जब ये टूट फूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तब इनको दिखता है कि भारत भी पड़ोसी देश है और देखिए वो कितनी तरक्की कर रहा है, हम लोग एक साथ आज़ाद हुए थे, हमारी इकोनॉमी 70s में बहुत अच्छी थी, आज हम किस स्थिति में पहुँचे, हम में ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ करता था मोदी के आने तक। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में पाकिस्तान में इलेक्ट्रिफिकेशन जो है भारत से ज़्यादा था, मतलब परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो। इन सब चीज़ों को लेके इनको लगता है कि भारत एक एस्पिरेशनल स्टेट है कि हम उसकी तरफ देख सकते हैं, लेकिन साथ ही तुरंत ही ये पलट कह देंगे कि नहीं, वो कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर हमारा है। तो वो रेटोरिक जब आ जाता है तब हमें याद आता है कि कैसे इन्होंने उसी न्यूक्लियर पावर के चक्कर में और अपने डिफेंस बजट को बूस्ट करने के चक्कर में बिना काम का एक थ्रेट परसेप्शन बनाए रखने के लिए लगातार, आप देखें कि इतने युद्ध इन्होंने लड़े और एक परपेचुअल वार तो चल ही रहा है भारत के साथ इनका, जिसमें पैसे लगते हैं। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट आया था कि हम घास खाएंगे, हमें घास खाना पड़े हम खाएंगे, लेकिन हमें एक न्यूक्लियर स्टेट बनकर रहेंगे और उसको एनरिच करेंगे यूरेनियम को, और हम जो है न्यूक्लियर वार हेड्स बनाएंगे। और भारत के सामने ये लोग खड़े होने के लिए इन्होंने इतने छोटे छोटे टैक्टिकल छोटे छोटे न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे हैं कि इनको जो है मतलब लगता रहे, वो एक आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। और ये लोग अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं कि भारत को हमने हर एक युद्ध में जो है मात दी है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इस तरह की पढ़ाई वहाँ पे होती है
कि भारत से आज तक वो लोग एक भी युद्ध हारे नहीं हैं। तो जब जनता इस तरह के एक मिसप्लेस्ड फेक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी में जी रही हो तो पॉलिटिशियंस हमेशा एक्सप्लॉइट करते ही हैं। उसके साथ आपके पास एक ऐसी आर्मी है जिसके पास एक राष्ट्र है। ये जो कहा जाता है कि पाकिस्तान इज़ एन आर्मी विथ ए स्टेट, ऐसा स्टेट विथ एन आर्मी नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है कि हर एक पॉलिसी को जनरल वाजपा तो लगातार जितने भी पॉलिसी लेवल डिसीजंस होते थे आर्मी के बिना कंकरेंस के वहाँ पे होता नहीं था। और ये सब आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, ये सबको पता है कि पाकिस्तान में आर्मी ही पाकिस्तान को चलाती है। और आईएसआई आर्मी और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, तो आईएसआई और आर्मी तो एक तरह से इंटरचेंजेबल टर्म्स आप कह सकते हैं, दोनों में उसमें भी वहीं के लोग होते हैं। तो ये लोग डिक्टेट करते थे और इसी कारण से चाहे आर्मी को अपनी सिग्निफिकेंस बताने के लिए कि क्यों हम पे इतना पैसा खर्चा हो, उसके लिए भी इनको जो है इंडियन हेट जो है ना, भारत के प्रति घृणा, वो चाहिए। इनको फर्जी के नैरेटिव्स इनको चाहिए व्हाट्सएप पर कि भारत में कुछ हो रहा है, उसको इतना इन्फ्लेट करके बताना कि सारे मुसलमान जो है भारत में खतरे में। वो व्हाट्सएप वाला जो इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर जो है ये लगातार चलता रहता है वहाँ पे, और वहाँ की जनता कन्विंस्ड होती है अपने पॉलिटिशियन के, अपने पैनलिस्ट के, अपने आर्मी वालों के, ये इंडिया को लेकर जो उल्टे सीधे बयानबाजी आते उसी में वो लोग चिल्ड आउट रहते हैं। और दूसरी बात है कि अगर पाकिस्तान का जो रिलेवेंस है वो यूएस के लिए एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का हो जाता है कि उसके बेसेज को एक्सप्लॉइट कर सकता है, वहाँ पे अपनी आर्मी को रख सकता है। जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो चाहे रसा को काउंटर करने के लिए या चाइना के लिए, तो उनको इधर एक चाहिए। तो वहाँ के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, जो हथियार बनाते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। तो हम और आप, अभी मैं ही विश कर रहा था कि इनको इम्प्लोड करने दो, लेकिन ऐसी संभावना कम ही दिखती है अनलेस वो वास्तव में यूएस जो है हाथ खींच ले। नहीं तो यूएस इनको एड तो देगा ही। वहाँ की जो वही मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो नहीं चाहेगी कि हमारे वेपन्स ना बिके, क्योंकि भारत और पाकिस्तान जब तक युद्धरत रहेंगे, अब देखिए कि यूक्रेन में ये लोग क्या कर रहे हैं, यूक्रेन के जीतने का कोई चांस नहीं बनता, लेकिन यूरोप भी हर रोज़ नया स्टेटमेंट दे रहा है। हाल ही में यूके ने दिया है कि जब तक यूक्रेन जीतेगा नहीं तब तक हम सपोर्ट करेंगे। यूएस का भी वही हाल है। यूएस में लोग सड़कों पर है, भूखमरी है, आपने देखे होंगे वीडियो की वहाँ पे क्या हालात हैं, लेकिन वो लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो भेजते जा रहे हैं यूक्रेन की मदद के लिए, हथियार भेज रहे हैं। तो कौन भेज रहा है हथियार? हथियार भेज रहे हैं यही लोग, लॉकहीड मार्टिन हो गया, इस तरह के लोग जो इंडस्ट्रीज जो है, जो वेपन्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो वही नहीं चाहती कि यूक्रेन में भी ये चलता रहे, जितना लंबा खींचेगा उतना बिकेगा इनका वेपन्स जो है, और उतने ये लोग प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि अंततः सरकार खरीद कर भेज रहे हैं वेपन, वो कंपनी तो भेज नहीं रही है, तो उनको तो अपना पैसा मिल रहा है। तो वही चाहते हैं कि पाकिस्तान भी बेयरली ही सही लेकिन अलाइव रहे, और उसके पास खाने को कुछ हो ना हो, उनके पास वेपन सिस्टम्स होने चाहिए। अब F-16 दिया था इन्होंने, क्या कि एंटी टेरर के लिए हम ले रहे हैं, लेकिन यूज क्या हो रहा था, तो वो जो अभिनंदन ने जिस विमान को मार गिराया था तो उसके लिए हो रहा था। और सबको पता है, ये हमारे एस जयशंकर भी जाकर कई बार वहाँ पे बता चुके हैं कि यूएस किस तरह से अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं करता, मतलब बोलता कुछ है और बैकडोर से जो है उसको हथियार दे रहा है, फाइटर जेट्स दे रहा है। तो उनको जो है जीवित रखना यूएस के लिए एक स्ट्रेटजी आप कह सकते हैं कि है। अब प्रश्न आता है कि भारत को मदद करनी चाहिए क्या? नहीं, इस कौम का इतिहास रहा है कि ये बैकस्टैबर्स रहे हैं। मैं पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूँ। ये हमेशा ये इस्लामिस्ट जो हैं इनका ऐसे ही रहा है। महाराणा प्रताप ने वही गलती की थी। जो भी यहाँ तक आता था तो हम जो है पता नहीं इतने दयावान होते जाते थे कि बाद में हमें वो भारी पड़ता था और पूरे भारत को भारी पड़ता था। तो इस बार इस तरह की मतलब चीज़ ना हो, उनको करने दो, उनको बर्बाद होने दो।
और हम उनके वीडियो जो है ट्विटर पर, हम सोशल मीडिया पे पॉपकॉर्न लेके हम देखेंगे। इसमें कोई आप मतलब संवेदनहीनता की बात नहीं है। ये उस तरह के विषैले जीव हैं जिनके लिए किसी भी तरह की दया करुणा कुछ नहीं, बर्बाद हो जाने दो। 1 2 नहीं 3 4 फ्लड आए, पूरा डूब जाए ये लोग। हमें इन्हें डूबने में मदद करनी चाहिए कि हाँ हम एक पुश और दे देंगे तुमको, लेकिन हाँ हम तुम्हारे लिए ये सब जो है वो लाइफ जैकेट ये सब नहीं भेजने वाले। श्रीलंका में आपने मदद कर दी भारत ने, वो ठीक है, वो थोड़ा सा चाइना के इन्फ्लुएंस में गया था, लेकिन चीन उससे बहुत दूर है और भारत उसके काफ़ी निकट है, तो हम वहाँ पे करेंगे। और वहाँ के लोग जो है भारत में जाकर जो बम नहीं फोड़ते हैं, तो वो एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट राष्ट्र है हमारे लिए, हम उसकी सहायता करेंगे। लेकिन ये लोग जो है जो दिन रात रट लगाए रहते हैं कि भारत कैसे बर्बाद हो, उसको तो ना भाई, बिल्कुल भी नहीं। लिबरल्स भले मोदी को ब्लेम करें कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध जो अच्छे होने चाहिए, पूरा लॉबी आपने देखा होगा कि एक्टर्स जो है बोलते रहते हैं कि नहीं कला का कोई बाउंड्री नहीं हो, फलाना डिमका, ये सब जो चलता रहता है। भले वहाँ के कलाकार जो है भारत को गाली ही देते हैं, यहाँ पे कमाएंगे और वहाँ जाके वो गाली गलौज करेंगे, उल्टा सीधा कार्य करते हैं। तो हमें उनसे मतलब सीखना चाहिए कि वो अपने कम से कम राष्ट्र के लिए तो कृतज्ञ है। भारत के जो लिबरल लोग कृतज्ञ हैं, वो चाहते हैं कि नहीं नहीं, उनको लगता है कि नहीं एक और टेरिटरी मिल जाएगी। और अधिकतर मुस्लिम हैं ऐसे एक्टर जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, या फिर लिबरानू है, वामपंथी हैं, वो लोग चाहते हैं। तो इनका जो है ये ब्लेम करेंगे मोदी को भाई, लेकिन मोदी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। उसने तो शपथ ग्रहण किया था तभी बुलाया था पाकिस्तान वालों को। वो तो आउट ऑफ द वे जाके नवाज शरीफ के घर में शादी थी, वो तो बीच में अनशेड्यूल्ड स्टॉप लेके उतरा था। तो वो तो एक स्ट्रेटजी थी हालांकि मोदी की कि पहले हम पाकिस्तान को एक्सपोज करें कि हम देखिए हमने कितना ट्राई किया है इसके साथ बात करने के लिए, लेकिन हमें मिला क्या। उरी, पठानकोट, पुलवामा, ये बड़े बड़े टेरर स्ट्राइक्स जो हुए हैं, तो भारत ने एक तरह से पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कर दिया। और अब भारत जो है सीधा है, वो हर फोरम पे जाके हमारे विदेश मंत्री बोलते हैं कि भाई ये मदरशिप ऑफ टेररिज्म है, एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है। तो ये पहले तो कोई बोलता ही नहीं था, पहले ना बोलता था ना सुनता था। अब कम से कम हमारा विदेश मंत्री जो है वो एक पूरे न्यूज़ चैनल की भूमिका निभा रहा है कि वो जा रहे हैं हर जगह पे इंटरव्यू दे रहे हैं, और जिस भाषा में विदेशी या यूरोपीय लोग या अमेरिकी समझते हैं उसी भाषा में उसी राष्ट्र में खड़े होकर, उसी के राष्ट्राध्यक्ष के बगल में खड़े होकर, या वहाँ पे जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वहाँ पर जाकर उन्हीं की भाषा में उनको समझाते हैं। चाहे यूक्रेन के इशू पे इनका क्या मतलब, भारत का क्या रहा है, आपका स्टैंड क्या है, उसको लेकर के, रसा से इंपोर्ट को लेकर के, पाकिस्तान के इशू पे, टेररिज्म के इशू पे, चाइना के इशू पे। तो अब भारत अपने बातों को तरजीह अधिक देता है और अपने आप को आगे में प्रस्तुत करता है, ना कि यूएस हमारी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करते हैं कि नहीं यूएस बुरा तो नहीं मान जाएगा अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ ये बोल दिए, या पाकिस्तान के खिलाफ ये बोल दिए तो हमारा जो वोटर बैंक भारत में वो तो बुरा नहीं मान जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि भारत ने कम से कम इस जगह पे अपनी नीतियों को सुदृढ़ किया। बीच बीच में इनके भी मंत्री ने, हरदीप सिंह पुरी का स्टेटमेंट याद होगा कि शुगर उगर को वो एक्सपोर्ट करने जा रहे थे तो बहुत हल्ला हुआ था। तो वो सारी चीज़ों को अगर एबरेशंस को आप निकाल दें तो पाकिस्तान को लेकर भारत की पॉलिसी अभी तक तो ठीक रही है। लेकिन वही है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ा वैश्विक नेता बनने के चक्कर में एक्चुअल में भारत को सपोर्ट ना भेज दे। मुझे इस पर भी मतलब मैं उसमें संदेह की स्थिति में हूँ। 50-50 चांस है कि मोदी जी का जिस तरह से रहा है और वो अपने स्टेचर को जिस तरह से बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ये गलती दोहरा न दे कि जो मर रहा है आपका दुश्मन, उसको जो है आप पानी जो है और अमृत जो है वो ऑफर करने की चेष्टा करें। लेकिन फिर मुझे दिखता है कि 2024 में चुनाव है, अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें जिस तरह का बिगुल बजा रहे हैं, तो एंटी पाकिस्तान रेटोरिक तो भारत में भी चलेगा और
अक्टूबर में उधर चुनाव होगा और जिस तरह से स्टेटमेंट आपको मुझे लगता है कि अगस्त सितंबर से आने लगेंगे भारत को लेकर के पाकिस्तान से, अगर तब तक एक और बाढ़ आ गई तब तो और भी आएगा, तब हम देखेंगे कि भाजपा किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, क्या दया दृष्टि दिखाएगी या फिर इनकी रैलियों में ये जो है उस पर भी उसी तरह के घातक विषैले विषवाणों का प्रयोग करेंगे जिस तरह का विषवाण जो है पाकिस्तान छोड़ रहा है। आप देखिए कि अब जो थोड़ा सा फनी पार्ट है इसमें कि इनके जो यंग मैन एंड वुमेन हैं उनसे जब पूछा जाता है तो अभी भी ये काफिरों से घृणा करते हैं। वो दिखाते हैं कि नहीं नहीं भारत से सवाल ही नहीं है। ये वीडियो आप देखिए। काफिर काफिर ही रहेगा, मुसलमान मुसलमान ही रहेगा। हमारे दीन की तरफ उंगली ना उठाएं। जैसे ही वो हमारी उंगली उठाएंगे या हम गुस्ताखी करेंगे, देन हमारा बनता है कि उनको वो हमारे लिए कत्ल करना वाजिब है, हमारे लिए फ़र्ज़ है, हमारे लिए हलाल है। इंडियन है वो ज़्यादातर चाहते हैं कि मुसलमान दब के रहें, तो इसीलिए हम उनकी बात नहीं मानते और उनको काफिर कंसिडर करते हैं। शिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गिज़वा-ए हिंद होना है ना तो इंशाल्लाह सबसे पहली सफ़ में जाएंगे, हम लड़ेंगे और इनसे 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा। उसके बाद फिर इनके पीएम जो है वो बेचारे बोल रहे हैं कि हम तो ऐसी ताकत हैं कि एक हाथ में हमारे बम है, न्यूक्लियर बम है, और दूसरे में हम जो है कटोरा लेके कहीं भी पहुंच जाते हैं। और मुझे बड़ी शर्म आ रही, लेकिन मजबूरी है हमारे मामलात। मैंने कहा कि मसाइल आप जानते हैं, आप हमें $1 अरब और दे दें। मुझे बड़ी मुझे आई फील वेरी एम्बैरेस्ड। दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोर। ये भी एक तरह से मज़ेदार चीज़ है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपना झंडा जो है बदल के ऐसा कर लेना चाहिए। और सिमिलर भी दिखता है, आप अगर देखें तो कटोरे का शेप और उसमें जो सिक्का है सिमिलर भी नहीं है। आप आगे के 10 साल तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इसी स्थिति में रहेगा, तो क्यों ना तुम झंडा ऐसा बना लो कि तुम्हारा झंडा वहाँ पे पहुँचे या तुम्हारे ट्विटर के प्रोफाइल में इन सब जगहों पे पहले ही लोगों को लग जाए कि कटोरा और सिक्के वाले लोग आ गए। अभी तो ठीक है, अभी फिर भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं और तुम्हें होप दिखते हैं, लेकिन फिर भी मन ही मन में आपके प्राइम मिनिस्टर ने ही बोला कि हम जहाँ जाते हैं तो उनको लग जाता है कि फिर भीख मांगने आ गया। तो उसको क्यों ना ऑब्वियस कर दिया जाए कि आपको भी वो जो एम्बैरेसमेंट की बात आप कर रहे थे तो वो ना लगे। आप सीधे जाएं, अपना झंडा लेके खड़े हो जाएं तो लोगों को दिख जाएगा कि हाँ भीख मांगने आया भाई, इसको दे दो 10-20 हज़ार डॉलर या जो भी जितना चाहिए उतना दे दो और दफ़ा करो। भिखारियों को लोग अधिक देर तक तो रखना भी नहीं चाहते ना। इमरान देखिए कि थोड़े अभी प्रसन्न है कि उनका जो ये कटोरा वाला आता था वीज़ा और मास्टर कार्ड, उसके भिखमंगाई वाले कटोरे पे चिपका रहता था, तो अब देख रहा है कि नहीं नहीं मैं तो बच गया, मुझे भिखारी नहीं कर रहे हैं, अब तो पूरे पाकिस्तान को ही भिखारी कहा जा रहा है। तो उससे एक तरह से उनके ऊपर से जो है आप कह सकते हैं कि जो फोकस था वो जो है हट चुका है। एक और चीज़ मुझे दिखी, अमर्त्य सेन ने हाल ही में कहा है कि ममता बनर्जी इज़ फिट टू बिकम पीएम। उन्होंने ये नहीं बोला कि भारत का बनना चाहती है। तो मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान वालों को इस पर भी सोचना चाहिए, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वो जहाँ पे वेस्ट बंगाल में रूल कर रही हैं और जिस तरह से रूल कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का भी चार्ज जो है उनको दे देना चाहिए। तो उससे हो सकता है कि वहाँ की इकोनॉमी में सुधार आए, रिलेशंस जो है वो भारत के साथ अच्छे बने। और हाँ, यहाँ जो ये लोग बोल रहे हैं कि हम 3 युद्ध हमने लड़े और हारे हैं, तो शाहबाज जी आपने 4 युद्ध लड़े और सुअरों की तरह हारे हैं आप। मतलब सुअर जो किकियाता नहीं है वैसे करके आप हारे, और इस बात को स्वीकारिए। अपने जो लाश थे आपके आर्मी के लोगों के, उसको तो आप ले नहीं जा पाए, उनका तो अंतिम क्रियाकर्म जो है वो भारत के लोगों ने किया है। तो ये सब मतलब बोल ही रहे हो तो बोल दो ना भाई। जब देखिए, जब आप भीख मांगने पर उतर आए हैं, जब आप शांति प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, तो कम से कम इस बात को स्वीकारो तो सही कि तुम भिखमंगे हो, तुमने सारे युद्ध हारे हैं और सुअरों की तरह हारे हैं। तो
तो ये सब बोलोगे तो हो सकता है तब तो हम में दया जगेगी। ये क्या कि तुम बोल रहे हो कि नहीं दोनों जगह पे भुखमरी आ गई, बेरोजगारी आ गई, कुछ नहीं आया हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सब चीज़ ठीक चल रहा है। अपना इकोनॉमी देखो, 2% तुम्हारा ग्रोथ रेट है, मतलब 6 महीने के अंदर जो वर्ल्ड बैंक तुम्हारा फोरकास्ट हाफ में कर रहा है, और ये 2% भी फर्जी है। मुझे लग रहा है कि अगले 3 महीने में ये और हाफ होके 1% आएगा और फिर तुम्हारा ग्रोथ जो है नेगेटिव होने वाला है। उन सब चीज़ों को देखो और सत्य बोलो थोड़ा सा, तो हो सकता है कि हमारा हृदय जो है वो द्रवित हो जाए और हम तुम्हें जो है 2-4-10 रुपया जो भी है, मतलब भारत के पास तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वही कुछ दान में वो अपना जेब ऐसे झिड़क देगा तो कुछ सिक्के तो तुम्हारे कटोरे में गिर ही जाएंगे। इंडियन रोमांटिक्स जो है कुछ वो मतलब कह रहे हैं कि नहीं एकदम सही मौका है, उस पर हमला कर दो या घर वापसी करवा लो इन सब की। भाई ये सब मतलब कैंसर को लोग काट के हटाते हैं, ट्यूमर जब हो जाता है उसको चिपकाते नहीं है हॉस्पिटल से ला के। पाकिस्तान एक कैंसर है, ट्यूमर है। वो तो भला हो कि पार्टीशन हुआ देश का, जो हमारे यहाँ के कैंसरस पॉपुलेशन थी वो गई और उधर जाके वो बर्बाद हो रहे हैं। हम क्यों ना हो, उसकी इकोनॉमी अच्छी है ना वहाँ के लोग अच्छे हैं, तो हम क्यों उनको क्यों मिलाना चाहते हो या अखंड भारत का क्यों स्वप्न देखते हो? वो तो एकदम 100% पॉपुलेशन ट्रांसफ़र होना चाहिए, वो नहीं हो पाया तो वो बात अलग है। लेकिन क्यों 20 करोड़ 25 करोड़ ट्यूमर जो है कैंसरस पॉपुलेशन है, उसको क्यों तुम चिपकाना चाह रहे हो अपने माथे पे, इतना बड़ा एक घाव लेके चलना चाह रहे हो? हमें तो अपना कश्मीर है और ये सब करके, और हाँ उनको जितना तोड़ना फोड़ना है तो उसमें अपना आर्मी या रॉ वाले जो है वो लगे हुए, वो अपना निपटाएंगे। तो इस तरह की चीज़ कि अखंड भारत बना लो, एकदम सही मौका है। कोई सही मौका नहीं है। अभी इंडियन आर्मी को भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो चाह रहे हैं कि हम कुछ करें और फिर जो है फिर वो एक और क्राइसिस क्रिएट हो और भारत पे ब्लेम है। भारत को चुपचाप, सर्दी बहुत है, हाथ ऐसे मोड़ करके बैठना चाहिए और चिल्ड आउट रहना चाहिए कि भाई नहीं, हमें तो उधर देखना भी नहीं, हमें सिर्फ मज़े लेना। हम जो है ट्विटर पे वीडियो देखेंगे, चिल्ड आउट रहेंगे, पॉपकॉर्न मस्त खाएंगे। अभी सर्दी है, बढ़िया बढ़िया एपेटाइजर और स्नैक्स लीजिए, और जो भी लोग जिस भी द्रव का सेवन करते हैं तो वो सब जो है आप पीजिए और चिल्ड आउट रहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं, टिप्पणी अवश्य करें और इसे जितना हो सके अधिकाधिक शेयर करें, अधिक लोगों तक पहुंचाएं, व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। हमारी आप सहायता करना चाहते हैं तो ये सारे नंबर दिए गए हैं, आप हमारी सहायता कर सकते हैं ताकि हम इसी तरह के और वीडियो जल्दी जल्दी बनाते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।